अखिल की संगत। सबरस पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये नाम है उस पुस्तक का जिसमें संकलित हैं कुछ ऐसे पत्र जो एक पिता ने अब से लगभग 90 वर्ष पहले दूर बैठी अपनी 10 वर्ष की पुत्री को लिखे थे। और इन पत्रों में पिता ने अपनी बेटी को दुनिया से, इंसानियत से, इस बात से परिचित कराने की कोशिश की है कि ये दुनिया कैसे बनी, दुनिया के लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के उन पत्रों की जो उन्होंने इलाहाबाद की नैनी जेल में रहते हुए 1928 के आसपास अपनी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू के नाम लिखे थे, जो उस वक्त 10 वर्ष की थीं और मसूरी में थीं। हम इन पत्रों को सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि आज गूगल, विकिपीडिया और इंटरनेट के युग में जब चौतरफा तकनीक और सूचना की बौछार है, तब लोग ये जानें, खासतौर पर किशोर और युवा ये समझें कि किस तरह से एक पिता उस जमाने में जब कोई ऐसी सुविधा नहीं थी, अपने बच्चों से, अपनी पुत्री से जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल है, संवाद करना चाहता है। और जो ना इतिहासकार है, फिर भी वो अपनी बेटी को ये समझाना चाहता है कि ये दुनिया कैसे बनी, इसका उद्भव कैसे हुआ, मानव कैसे बना, उससे पहले सबसे पहले इतिहास कैसे लिखा गया होगा, वेद कैसे लिखे गए होंगे। और शायद उस पिता की मंशा ये रही होगी कि वो अपनी बेटी को सोचने समझने की शक्ति दे, उसकी कल्पनाओं के लिए रिसोर्स मटेरियल दे और उसे ये सिखाए कि ये दुनिया बहुत बड़ी है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि तुम जानती हो इंग्लैंड और हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ। इंग्लैंड एक छोटा सा टापू है और भारत बहुत बड़ा देश है, पर फिर भी दुनिया इतनी बड़ी है कि भारत उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और उसमें वो अपनी बेटी को बता रहे हैं कि किस तरह से उसकी सोच, उसके विचारों का फलक इतना विस्तृत होना चाहिए कि उसमें सारी दुनिया के लोगों के प्रति एक सद्भावना हो। तो हमें लगा कि इन पत्रों को पढ़ा जाए और एक बार फिर उस दृष्टि को समझा जाए जो एक पिता अपनी पुत्री को देना चाहता है। अब तक के 10 पत्रों में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदु को ये बताने की कोशिश की कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, जिसे उन्होंने कहा है जमीन कैसे बनी, जानदार चीजें कैसे बनी, जानवर कैसे बने, प्रकृति कैसे विकसित हुई, सागर और पहाड़ कैसे बने, फिर इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव कैसे बना, फिर उसने कैसे जीना सीखा, कैसे उसका विकास हुआ और उसने कैसे आग जलानी सीखी, खाना बनाना सीखा। इस तरह से होते होते अब 11वें पत्र में बात सभ्यता की आ गई है कि मानव सभ्य कैसे हुआ, सभ्यताएं कैसे पनपी। पहले इस पत्र पर लेखक पत्रकार राजेंद्र भट्ट की राय। कितना अच्छा होता अगर सब बच्चों के प्राइमरी अध्यापक नेहरू जैसे होते। पहले साफ साफ नजर आने वाली चीजों की बातें, चट्टानों, पत्थरों और मिट्टी वाली प्रकृति की किताब का सबक, फिर आसानी से समझ में आने वाली बातें यानी कैसे बनी होगी भाषाएं, चित्र, लिपियां, फिर गांव और फिर समाज। और ये सब बन गई तो बन गई सभ्यता। पर क्या होती है सभ्यता? महसूस सब करते हैं, पर कठिन है इस सवाल का जवाब ठीक ठीक शब्दों में देना। लगता है पढ़ाई अब थोड़ा मुश्किल हो गई है। देखी छुई और आसानी से शब्दों में समझाई जाने वाली बातों से ज़्यादा मुश्किल बात अब मूर्त से अमूर्त की, वस्तुओं से धारणाओं की समझ की यात्रा शुरू हो गई है। और नेहरू सही सवाल पूछने, फिर उनके तर्क और विवेक से, धैर्य से
जवाब तलाशने का रास्ता दिखाते हैं। इस उत्तेजना और उत्साह भरी राह पर दोनों दोस्त, शिक्षक और विद्यार्थी साथ साथ हैं। तो सीधा सवाल पूछते हैं नेहरू जी, सभ्य होना क्या है? थोड़ा सोचने से पहला जवाब तो यही आता है, जो जंगली न हो, जो बर्बर न हो और जो अपना जैसा सजा धजा सुविधा संपन्न लगे। पर अगर ज़्यादा कपड़े पहनने वाले को सभ्य माने तो अफ्रीका, भारत की गर्म जलवायु में यूरोप जैसे ज़्यादा कपड़े तो पहने नहीं जा सकते। तो क्या वे लोग असभ्य हैं? फिर क्या कमजोर पर बंदूक चलाने की हेकड़ी वाला सभ्य है? नेहरू कुछ वर्ष पहले हुए प्रथम विश्व युद्ध का जिक्र करते हैं, जिसमें यूरोप के देश आपस में ही लड़ गए थे। तो लड़कर एक दूसरे को मारना क्या सभ्यता है? पर ऐसा तो असभ्य और जंगली कबीले भी किया करते थे। सभ्य लोग अच्छी इमारतें बनाते हैं, किताबें लिखते हैं, पढ़ते हैं। पर क्या सभ्य होना इतना ही है? और जवाब दर सवाल से पिता पुत्री इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सभ्यता का मतलब है केवल अपने फायदे की बजाय सबके फायदे के लिए मिलजुल कर काम करना। यही तो सभ्य होना है और यही तो सभ्यता का लक्षण है। सभ्यता क्या है? मैं आज तुम्हें पुराने जमाने की सभ्यता का कुछ हाल बताता हूं, लेकिन इसके पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि सभ्यता का अर्थ क्या है। कोश में तो इसका अर्थ लिखा है अच्छा करना, सुधरना, जंगली आदतों की जगह अच्छी आदतें पैदा करना। और इसका व्यवहार किसी समाज या जाति के लिए ही किया जाता है। आदमी की जंगली दशा को जब वो बिल्कुल जानवरों का सा होता है, बर्बरता कहते हैं। सभ्यता बिल्कुल उसकी उल्टी चीज है। हम बर्बरता से जितनी ही दूर जाते हैं उतने ही सभ्य होते जाते हैं। लेकिन हमें यह कैसे मालूम हो कि कोई आदमी या समाज जंगली है या सभ्य? यूरोप के बहुत से आदमी समझते हैं कि हम ही सभ्य हैं और एशिया वाले जंगली हैं। क्या इसका यह सबब है कि यूरोप वाले एशिया और अफ्रीका वालों से ज्यादा कपड़ा पहनते हैं? लेकिन कपड़े तो आबो हवा पर मुनस्सिर है ना। ठंडे मुल्क में लोग गर्म मुल्क वालों से ज्यादा कपड़े पहनते हैं। तो क्या इसका यह सबब है कि जिसके पास बंदूक है वो निहत्थे आदमी से ज्यादा मजबूत और इसलिए ज्यादा सभ्य है? चाहे वो ज्यादा सभ्य हो या ना हो, कमजोर आदमी उससे ये नहीं कह सकता कि आप सभ्य नहीं हैं। कहीं मजबूत आदमी झल्लाकर उसे गोली मार दे तो वो बेचारा क्या करेगा? तुम्हें मालूम है कि कई साल पहले एक बड़ी लड़ाई हुई थी। दुनिया के बहुत से मुल्क उसमें शरीक थे और हर एक आदमी दूसरी तरफ के ज्यादा से ज्यादा आदमियों को मार डालने की कोशिश कर रहा था। अंग्रेज जर्मनी वालों के खून के प्यासे थे और जर्मन अंग्रेजों के खून के। इस लड़ाई में लाखों आदमी मारे गए और हजारों के अंग भंग हो गए। कोई अंधा हो गया, कोई लूला, कोई लंगड़ा। तुमने फ्रांस और दूसरी जगह भी ऐसे बहुत से लड़ाई के जख्मी देखे होंगे। पेरिस की सुरंग वाली रेलगाड़ी में, जिसे मेट्रो कहते हैं, उनके लिए खास जगह है। क्या तुम समझती हो कि इस तरह अपने भाइयों को मारना सभ्यता और समझदारी की बात है? दो आदमी गलियों में लड़ने लगते हैं तो पुलिस वाले उनमें बीच बचाव कर देते हैं और लोग समझते हैं कि ये दोनों कितने बेवकूफ हैं। तो जब दो बड़े बड़े मुल्क आपस में लड़ने लगें और हजारों लाखों आदमियों को मार डालें तो वो कितनी बड़ी बेवकूफी या पागलपन है। ये ठीक वैसा ही है जैसे दो वहशी जंगलों में लड़ रहे हों और अगर वहशी आदमी जंगली कहे जा सकते हैं तो वो मूर्ख कितने जंगली हैं जो इस तरह लड़ते हैं।
अगर इस निगाह से तुम इस मामले को देखो तो तुम फौरन कहोगी कि इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली और बहुत से दूसरे मुल्क जिन्होंने इतनी मार काट की, जरा भी सभ्य नहीं हैं। और फिर भी तुम जानती हो कि इन मुल्कों में कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं और वहां कितने अच्छे अच्छे आदमी रहते हैं। अब तुम कहोगी कि सभ्यता का मतलब समझना आसान नहीं है। ये बात ठीक है, ये बहुत ही मुश्किल मामला है। अच्छी अच्छी इमारतें, अच्छी अच्छी तस्वीरें और किताबें, तरह तरह की दूसरी और खूबसूरत चीजें जरूर सभ्यता की पहचान है, मगर एक भला आदमी जो स्वार्थी नहीं है और सबकी भलाई के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करता है, सभ्यता की इससे भी बड़ी पहचान है। मिलकर काम करना अकेले काम करने से अच्छा है और सबकी भलाई के लिए एक साथ मिलकर काम करना सबसे अच्छी बात है। तो ये था 11वां पत्र, जिसमें सभ्यता को एक बहुत ही व्यावहारिक तरीके से समझाने की कोशिश की गई है और युद्ध, आपसी लड़ाई को बेवकूफाना हरकत बताते हुए जवाहरलाल जी कहते हैं कि सबकी भलाई के लिए मिलकर काम करना ही सभ्यता है। अब इस तरह से मानव जब सभ्य होता गया और उसका विकास होता गया, तो अब बात आती है जातियों यानी फिरकों की। 12वें पत्र का शीर्षक है जातियों का बनना। इस पर लेखक पत्रकार राजेंद्र भट्ट की राय। 12वें पाठ में भी मिलजुल कर काम करने की यही बात आगे बढ़ाई गई है सभ्यता की दिशा में। कैसे बने कबीले? बुद्धिमान इंसान जब जानवरों से आगे निकला तो उसे लगा कि बेहतर तरीके से शिकार, सुरक्षा और ज़्यादा आराम के लिए ये अच्छा है कि अकेले रहने की बजाय झुंड में रहा जाए। अपनी सुरक्षा के लिए जानवर भी तो ऐसा ही करते हैं। तो सभ्यता की तरफ पहला कदम था मिलकर रहना, और ऐसे जीवन का मूल मंत्र था सहयोग। पहले बने एक दूसरे की मदद करने वाले रक्त संबंधों वाले बड़े परिवार, और फिर बने कबीले। और तब ये सोच बना होगा कि सबको मिलकर कबीले को बचाना है, तभी तो अपनी भी सुरक्षा होगी। पर कबीले में सब अपनी मनमर्जी करेंगे तो काम बिगड़ जाएंगे। तो कबीले को चाहिए एक मुखिया जो एक इरादे से कायदे से काम करवाए, जो कबीले के लोगों को आपस में लड़ना रुकवाए। बहुत कठिन जिंदगी रही होगी, कई सारे दुश्मन, कई बाधाएं और फिर कई विपत्तियों का मानव के पास तो उत्तर ही नहीं था। बिजली की गड़गड़ाहट, बाढ़, तूफान और भूकंप, इन सारी अबूझ आपदाओं के पीछे भी दूसरे दुश्मनों की तरह जरूर कोई अदृश्य दुश्मन होंगे। और वो दुश्मन भी शायद इंसान जैसे ही लालच और गुस्से से भरे हुए होंगे। जाहिर है उन्हें खुश रखने में ही भलाई है। इसलिए आदिम इंसान ने उनको देवता माना। बादल के देवता, गरज के देवता, तूफान के देवता और सब मिलाकर बर्बादी के देवता। उसे लगा अदृश्य देवताओं को भी तो भोजन चाहिए होगा, मांस चाहिए होगा। बस वह उन्हें मांस और भोजन की बलि देकर खुश करने लगा। आज तो ये सारी बातें बेवकूफ़ी लगती होंगी ना, कि तूफान और बारिश की वजह भी नहीं मालूम हो, ये भी नहीं पता हो कि जानवर की बलि का इससे कोई लेना देना नहीं है। और चलते चलते पिता चुटकी लेते हैं कि आज भी कई लोग ऐसे हैं जो ठीक ऐसी ही बेवकूफ़ियां करते हैं। जातियों का बनना। मैंने अपने पिछले खतों में तुम्हें बतलाया है कि शुरू में जब आदमी पैदा हुआ तो वो बहुत कुछ जानवरों से मिलता था। धीरे धीरे हजारों बरसों में उसने तरक्की की और पहले से ज्यादा होशियार हो गया। पहले वो अकेले ही जानवरों का शिकार करता होगा, जैसे जंगली जानवर आज भी करते हैं।
कुछ दिनों के बाद उसे मालूम हुआ कि और आदमियों के साथ एक झुंड में रहना ज्यादा अक्ल की बात है और उसमें जान जाने का डर भी कम है। एक साथ रहकर वे ज्यादा मजबूत हो जाते थे और जानवरों या दूसरे आदमियों के हमलों का ज्यादा अच्छी तरह मुकाबला कर सकते थे। जानवर भी तो अपनी रक्षा के लिए अक्सर झुंडों में रहा करते हैं। भेड़, बकरियां और हिरन, यहां तक कि हाथी भी झुंडों में रहते हैं। जब झुंड सोता है तो उनमें से एक जागता रहता है और उनका पहरा देता है। तुमने भेड़ियों के झुंड की कहानियां पढ़ी होंगी। रूस में जाड़ों के दिनों में वे झुंड बांधकर चलते हैं और जब उन्हें भूख लगती है, जाड़ों में उन्हें ज्यादा भूख लगती भी है, तो आदमियों पर हमला कर देते हैं। एक भेड़िया कभी आदमी पर हमला नहीं करता, लेकिन उनका एक झुंड इतना मजबूत हो जाता है कि कई आदमियों पर भी हमला कर बैठता है। तब आदमियों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है और अक्सर भेड़ियों और बर्फ वाली गाड़ियों में बैठे हुए आदमियों में दौड़ होती है। इस तरह पुराने जमाने के आदमियों ने सभ्यता में जो पहली तरक्की की वो मिलकर झुंडों में रहना था। इस तरह जातियों यानी फिरकों की बुनियाद पड़ी। वे साथ साथ काम करने लगे। वे एक दूसरे की मदद करते रहते थे। हर एक आदमी पहले अपनी जाति का ख्याल करता था और फिर अपना। अगर जाति पर कोई संकट आता तो हर एक आदमी जाति की तरफ से लड़ता था, और अगर कोई आदमी जाति के लिए लड़ने से इनकार करता तो निकाल बाहर किया जाता था। अब अगर बहुत से आदमी एक साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो उन्हें कायदे के साथ काम करना पड़ेगा। अगर हर एक आदमी अपनी मर्जी के मुताबिक काम करे तो वो जाति बहुत दिन नहीं चलेगी। इसलिए किसी एक को उनका सरदार बनना पड़ता है। जानवरों के झुंडों में भी तो सरदार होते हैं। जातियों में वही आदमी सरदार चुना जाता था जो सबसे मजबूत होता था, इसलिए कि उस जमाने में बहुत लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर एक जाति के आदमी आपस में लड़ने लगें तो जाति नष्ट हो जाएगी। इसलिए सरदार देखता रहता था कि लोग आपस में लड़ने न पावें। हां, एक जाति दूसरी जाति से लड़ सकती थी और लड़ती थी। यह तरीका उस पुराने तरीके से अच्छा था जब हर एक आदमी अकेला ही लड़ता था। शुरू शुरू की जातियां बड़े बड़े परिवारों की तरह रही होंगी। उसके सब आदमी एक दूसरे के रिश्तेदार होते होंगे। ज्यों-ज्यों ये परिवार बढ़े, जातियां भी बढ़ी। उस पुराने जमाने में आदमी का जीवन बहुत कठिन रहा होगा, खासकर जातियों के बनने के पहले। न उसके पास कोई घर था, न कपड़े थे। हां, शायद जानवरों की खालें पहनने को मिल जाती होंगी, और उसे बराबर लड़ना पड़ता रहा होगा अपने भोजन के लिए। या तो जानवरों का शिकार करना पड़ता था या जंगली फल जमा करने पड़ते थे। उसे अपने चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन नजर आते होंगे। प्रकृति भी उसे दुश्मन ही मालूम होती होगी, क्योंकि ओले और बर्फ और भूचाल वही तो लाती थी। बेचारे की दशा कितनी दीन थी। जमीन पर रेंग रहा है, हर एक चीज से डरता है, इसलिए वो कोई बात समझ नहीं सकता। अगर ओले गिरते तो वो समझता कि कोई देवता बादल में बैठा हुआ उस पर निशाना लगा रहा है। वो डर जाता था और उस बादल में बैठे हुए आदमी को खुश करने के लिए कुछ न कुछ करना चाहता था जो उस पर ओले, पानी और बर्फ गिरा रहा था। लेकिन उसे खुश करे तो कैसे? न वो बहुत समझदार था, न होशियार था। उसने सोचा होगा कि बादलों का देवता हमारी ही तरह होगा और खाने की चीजें पसंद करता होगा, इसलिए वो कुछ मांस रख देता था या किसी जानवर की कुर्बानी करके छोड़ देता था कि देवता आकर खा ले।
वो सोचता था कि इस उपाय से ओला या पानी बंद हो जाएगा। हमें ये पागलपन मालूम होता है क्योंकि हम बारिश या ओले या बर्फ के गिरने का सबब यानी कारण जानते हैं। जानवरों के मारने से उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन आज भी ऐसे आदमी मौजूद हैं जो इतने नासमझ हैं कि अब तक यही काम किए जाते हैं। इस 12वें पत्र में बताया गया है कि किस तरह से इंसान ने जानवरों से सीखा कि झुंडों में रहने से ताकत बढ़ जाती है, और फिर किस तरह से इंसान में अंधविश्वास जागा क्योंकि उसमें समझ नहीं थी। वो बारिश, ओले या बर्फ गिरने को किसी देवता का प्रकोप समझता था, फिर उसे खुश करने के लिए जानवरों की कुर्बानी देता था। हालांकि पंडित जी अपनी बेटी को यह समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। बारिश क्यों होती है, ओले क्यों गिरते हैं, बर्फ क्यों गिरती है, इसका वैज्ञानिक कारण हम सब जानते हैं। तो ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। सुनते रहिए पिता के पत्र पुत्री के नाम। सब रस में नमस्कार। अखिल की संगत YouTube चैनल पर आप और भी बहुत कुछ सुन सकते हैं।